गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनिमल्स के अंदर होने वाली जो पुनरुत्पादन है, रीजनरेशन है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में जो कंटेंट्स है उसके अंदर प्रथम हम जो रीजनरेशन है उसका इंट्रोडक्शन लेके, दूसरे में इसके कितने प्रकार के रीजनरेशन जंतुओं में देखने के लिए मिलते हैं वो, और रीजनरेशन के दौरान कौन कौन सी प्रमुख जो इवेंट्स है वो पाई जाती है उसका देखेंगे, और उसका फिजियोलॉजिकल क्या एस्पेक्ट है रीजनरेशन के दौरान वो भी अपन अध्ययन करेंगे, और रीजनरेशन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। चलो तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। हम देखते हैं कि सामान्यतः एक छिपकली है, जब उसकी पूंछ अपन उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसकी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह अपनी पूंछ को तोड़ करके भाग जाती है। कुछ समय बाद पता चलता है कि उसके अंदर वापस जो टूटी हुई जो पूंछ थी उसके स्थान पर नई स्थान पर पूंछ आ गई। इसी तरीके से कोई जो घाव है वो पुनः भर जाता है। तो इस जो किसी जंतु के कटे हुए अंग के पर नए अंग का निर्माण, घाव का भरना या किसी क्षतिग्रस्त अंग का पुनः निर्माण जो है वो रीजनरेशन कहलाता है। रीजनरेशन सभी जंतुओं के अंदर थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन कुछ जंतुओं के अंदर जो रीजनरेशन की अपार कैपेसिटी होती है, जैसे प्रोटोजोआ के जंतुओं के अंदर रीजनरेशन की अपार कैपेसिटी होती है। इसका कोई भी जो मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको कट लगने के बाद में पुनः ये कंप्लीट हो जाती है। टुकड़ों में कटने के बाद में भी अगर उसमें न्यूक्लियस उपस्थित है तो वो पूर्णतः वापिस रीजनरेट होता है। इसी प्रकार जो पोरीफेरा है, सिलेंटेटा है, इनमें भी रीजनरेशन की अपार क्षमता देखने को मिलती है। इस प्रकार विभिन्न जो जंतु समूह हैं उनके अंदर रीजनरेशन किसी न किसी रूप के अंदर उपस्थित होता है। जैसे फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन के अंदर यह है कि एनिमल की बॉडी के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, जो मृत कोशिकाएं हैं, उनको हटा करके उनके स्थान पर नई कोशिकाएं रेगुलरली प्रतिस्थापित की जाती है। जैसे प्रतिदिन आरबीसी, करोड़ों संख्या के अंदर आरबीसी है, वो उसको लीवर या स्प्लीन के द्वारा तोड़ा जाता है और उनके स्थान पर नई आरबीसी जो है वो आ जाती है। ये जो है वो रीजनरेशन फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन कहलाता है। रेपेरेटिव रीजनरेशन के अंदर यदि बॉडी का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसके स्थान पर नया जो पार्ट जो बन जाता है उसको अपन रेपेरेटिव रीजनरेशन कहते हैं, जिसमें किसी ऑर्गन की रिपेयर की जाती है, उसको कहते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन कितने प्रकार के होते हैं? एपीमॉर्फोसिस या एपीमॉर्फिक रीजनरेशन, मॉर्फोलेक्सिस या मॉर्फोलेटिक रीजनरेशन, हेटेरोमॉर्फोसिस एंड सुपर रीजनरेशन। Epimorphosis, replacement of lost part of body by growth and differentiation of cell from the remainder piece of the part. Epimorphosis का मतलब ये है कि यदि किसी जंतु के किसी भाग को लोस्ट हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है, तो उसके स्थान पर कोशिकाएं हैं पुनर्विभेदित होती है और जो बचा हुआ जो भाग है उसके ऊपर उसके नया अंग का रीजनरेट कर देती है, नए अंग को बना देती है। इसको एपीमॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे सेलापेटर के अंदर अगर उसकी एक लेग को काट दें तो उसके स्थान पर जो बचा हुआ जो लेग का पार्ट है वो कंप्लीट लेग को बना लेगा। इसी तरह लिजार्ड के अंदर जो टेल है, अगर वो टेल कट जाती है या टूट जाती है तो उसके स्थान पर जो नई जो टेल है वो आ जाती है। मॉर्फोलेक्सिस के अंदर रीमॉडलिंग ऑफ द अवेलेबल अनडिफरेंशिएटेड सेल मास फ्रॉम द पीस ऑफ ए एनिमल बॉडी, यानी कि जो कोशिकाओं का एक समूह है या जंतु के किसी एक भाग का समूह है, उसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड पार्ट है, मास है, और उसके अंदर वापस डिफरेंशिएशन होगा और पुनः एक पूरे एनिमल बॉडी का निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जांपल के अंदर देखें हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म, इसमें बॉडी के कई टुकड़े भी अगर काट दें तो प्रत्येक जो टुकड़ा है पूरे जंतु को निर्माण करने में सक्षम होता है। यानी कि जब किसी टुकड़े के द्वारा कंप्लीट एनिमल का निर्माण हो जाता है तो उसको अपन मॉर्फोलेक्सिस कहते हैं। हेटेरोमॉर्फोसिस,
कि किसी कटे हुए अंग के रिमेनिंग जो पार्ट जो बच रहा है उसमें स्थान पर कोई डिफरेंट अंग जो बन जाता है, यानी कि जो कोई पार्ट है उसको काट करके अलग कर दिया, लेकिन उस पार्ट के स्थान पर उस अंग के बनने के स्थान पर कोई अलग अंग बन जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं हेटेरोमॉर्फोसिस। जैसे श्रिम्प प्लेनिरस एक एनिमल है, उसकी अगर आई को अपन डैमेज कर दें या हटा दें तो उसके स्थान पर ऑप्टिक गैंग्लियन आई दोबारा रिजनरेट नहीं होकर के उसके स्थान पर कोई अन्य एंटीनी का निर्माण हो जाता है, तो इसको अपन हेटेरोमॉर्फोसिस कहते हैं। हेटेरोमॉर्फोसिस का मतलब यह है कि कटे हुए अंग के स्थान पर किसी अन्य अंग का बन जाना हेटेरोमॉर्फोसिस कहलाता है। सुपर रिजनरेशन में का मतलब ये है कि डेवलपमेंट ऑफ द सरप्लस नंबर ऑफ द ऑर्गन ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ रिजनरेशन, यानी कि न्यूमरस जो पार्ट है, कई जो पार्ट्स है वो जो बॉडी के अंदर बन जाते हैं, जैसे हाइड्रा प्लेनेरिया, इसके अंदर जनन की रिजनरेशन की अपार कैपेसिटी इनके अंदर उपस्थित होती है। और जो रिजनरेशन के दौरान जो है मेन इवेंट्स जो है वो निम्नलिखित होते हैं। वुंड हीलिंग, इसके अंदर जो घाव होता है उसको हीलिंग की क्रिया होती है। डिमोलिशन एंड डिफेंस होती है, डिफरेंशिएशन होती है। डी डिफरेंशिएशन का मतलब पुनरुत्पादन, और ब्लेस्टेमा फॉर्मेशन और ग्रोथ एंड रीडिफरेंशिएशन। देखो ये एक सेलामेंडर जो है उसका वो पार्ट है जिसके अंदर अपन ने इसको काट करके अलग कर दिया, इम्प्यूट कर दिया, ये ठूट बन जाता है। इसके ऊपर सबसे पहले एक केप बनती है, वुंड हीलिंग जिसको बोलते हैं, केप बन जाती है। वुंड हीलिंग के बाद में इसके ऊपर एक ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन होता है, और ब्लास्टेमा ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, और ये जो पार्ट है इसमें भी ग्रोथ होती जाती है। उसके बाद में मेच्योर पार्ट बनने के लिए इसके अंदर डिजिट्स वगैरह, इंग्लिया वगैरह विकसित होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार ये रिजनरेशन की विभिन्न प्रकार के स्टेप्स है उनको अपन देख सकते हैं। वुंड हीलिंग का मतलब क्या होता है कि एम्पुटेशन, जिस अंग को हटा दिया गया है अब उसके स्थान पर नॉर्मल टिश्यू आकर के उसको भर देते हैं, और वहां पर वो टिश्यू जैसे ब्लड वेसल्स है, ब्लड फ्लो है, यहाँ पर जो घाव को भरने की जो क्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। इस प्रोसेस को अपन वुंड हीलिंग बोलते हैं। इसके लिए एपिथेलियम में जो घाव है उसको भरना शुरू ही करना ही क्या है, वुंड हीलिंग कहलाता है। डिमोलाइजेशन एंड डिफेंस, द नेक्स्ट इवेंट इज द रिलीज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस बाय द इंजर्ड टिश्यू, यानी कि अगली जो प्रोसेस है उसके अंदर जो क्षतिग्रस्त अंग है उसके द्वारा किसी टॉक्सिक जो सब्सटेंस है उसका सिक्रेशन किया जाता है, और जो टिश्यू एंड डेब्रिज जो बचे हुए हैं उसको ऑटोलाइसिस या फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा उसको हटा दिया जाता है, और यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो यानी कि जो रक्त का प्रवाह है वो बहुत तेजी से होने लगता है। डी डिफरेंशिएशन का मतलब कि हम जानते हैं कि कोई भी जो कोशिका है वो अविभेदित है, और इस अविभेदित कोशिका के द्वारा शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाई जाती है, और एक बार कोशिका विभेदित हो जाती है और किसी जंतु के शरीर के अंदर फिट हो जाती है तो उनका कार्य की फिजियोलॉजिकली सभी तरीके से वो अपने कार्य दूसरे कार्य करना प्रारंभ कर देती है, तो उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। और डी डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो कोशिकाएं विभेदित हो चुकी है वो वापिस रिवर्स प्रोसेस में आकर के ऐसी स्टेज में आ जाती है कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का विभेदन नहीं है, तो इन कोशिकाओं को डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी अन्य शब्दों के अंदर जो विभेदित कोशिकाएं हैं पुनः अविभेदित कोशिकाओं में बदलने की जो क्रिया ही क्या कहलाती है, डी डिफरेंशिएशन कहलाती है। और डी डिफरेंशिएशन के बाद में होता है ब्लास्टेमा फॉर्मेशन, कि जो ऑर्गन कट चुका है उसके ऊपर एक टोपी के समान एक थिक जो लेयर बन जाती है सेल्स की, उसको अपन ब्लास्टेमा बोलते हैं। और इस ब्लास्टेमा के नीचे जो कोशिकाएं हैं वो डी डिफरेंशिएट होकर के उसमें विभेदन की जो प्रोसेस है वापिस जो जीन है वो उसके एक्टिव हो जाते हैं, और धीरे धीरे उसके अंदर कटे हुए जो ब्लास्टेमा है उसके अंदर साइज के अंदर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद में जब ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है तो उसके अंदर डी डिफरेंशिएशन की क्रिया होती है। डी डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो अविभेदित कोशिकाएं हैं वो पुनः
वापस रीडिफरेंशिएट होती है। रीडिफरेंशिएट का मतलब होता है कि पुनः उनके अंदर विभेदन होना प्रारंभ हो जाता है और एग्जैक्टली जैसा ऑर्गन था वैसा या लिम्ब बनना शुरू हो जाती है। जैसे सेलामेंटर का ये जो ऑर्गन है उसको काट दिया गया है और एक वीक बाद के अंदर में इसमें जो ये कैप प्लास्टिमा बनता है और 3 से 6 वीक के अंदर धीरे धीरे इसके अंदर ग्रोथ होती है और 6 से 9 वीक के अंदर ये कंप्लीट बन जाता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैटाबॉलिक फेज। इसके अंदर जो बनी हुई जो क्षतिग्रस्त बाकी जो कोशिकाएं हैं उनको फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और उसके स्थान पर जो फूड हीलिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। और इसमें ऑक्सीडेशन जो क्या क्या फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो परिवर्तन, जैसे उस कटे हुए भाग के अंदर ऑक्सीडेशन की क्रिया पड़ जाती है, उसकी जो पीएच होती है वापस नॉर्मल पीएच को पास हो जाती है, इसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसमें लैक्टिक एसिड का अमाउंट वो कम हो जाता है और आरएनए बढ़ जाता है और इसकी साइज न्यूक्लियस की जो सेल्स की जो है पार्टिसिपेटिंग सेल्स की रीजनरेशन के अंदर जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है न्यूक्लियाई का वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर, फूड, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, एक्सरे, नर्वस सिस्टम इत्यादि जो है वो रीजनरेशन को प्रभावित